तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम 8वें चैप्टर बेस्टिक है 8वें चैप्टर लागत की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली आपने सुना ही होगा वर्ड लागत। क्या होता है? मतलब खर्च है। मैंने कहा जब आप किसी चीज़ को, ठीक है, क्या करते हैं? बनाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? लागत। तो कहता है कि जब किसी चीज़ को बनाया जाता है तो उसको बनाने में जो भी खर्च आता है, ठीक है, क्या कहलाएगा? उसकी लागत कहलाएगी। ठीक है, मैंने लिखा है, देखो ध्यान से आप। लागत का अर्थ किसी उत्पादक के द्वारा किसी वस्तु की विशेष मात्रा का उत्पादन करने के लिए उस वस्तु की आगतों पर, आगत क्या कि जिन चीज़ों से मिलकर हम उस वस्तु को बना रहे हैं, ठीक है, तो कहा कि उन वस्तुओं पर किए गए खर्च को, ठीक है, उन वस्तुओं पर किए गए खर्च को ही लागत कहते हैं। ठीक है, आसान है कि किसी वस्तु को हम मैंने कहा कि किसी वस्तु को हम जिन चीज़ों से मिलकर बनाते हैं तो उन पर जो भी हम खर्च कर रहे हैं उसको ही क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। सरल शब्दों में किसी वस्तु के उत्पादन में होने वाले खर्चे को ही उस वस्तु की लागत कहते हैं। आसान है ये वाला? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके प्रकार है। पहला है स्पष्ट लागत। ठीक है, स्पष्ट लागत क्या? यह बाजार से खरीदे गए आगतों की लागत होती है। मतलब ऐसे खर्चे जो मैंने कहा कि हम बाज़ारों से ख़रीदते हैं, आगतें, ठीक है, ऐसी वस्तुएं या चीज़ें जो हम बाज़ार से ख़रीदेंगे कहाँ जाएंगी? स्पष्ट लागतों में। ठीक है, स्पष्ट लागत यह बाज़ार से खरीदे गए आगतों की लागत होती है जिनका उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल में देखते हैं। श्रमिकों को मजदूरी, कच्चा माल पर खर्च, ऊर्जा पर व्यय, ठीक है, मशीन की खरीद पर खर्च जैसे। यानी कि जिन चीज़ों को हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, किसी और को समझ लो हम पैसे दे दें जिसके लिए, ठीक है, तो वो क्या है? स्पष्ट लागत। हमें साफ साफ दिखता है कि वो खर्चा हुआ है। कब? जब हम किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो क्या कहा हमने उसे? स्पष्ट लागत। ठीक है, ओके। अब देखो दूसरा क्या है? निहित लागत। इसको अस्पष्ट या छिपी हुई लागत भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? देखो मैंने कहा यह उत्पादक के स्वयं की आगतों का अनुमानित खर्च होता है। ये क्या है? उत्पादक के स्वयं की चीज़ों का। मैंने कहा उत्पादक कुछ ऐसी संपत्तियों का भी इस्तेमाल करता है उत्पादन में जो उसकी खुद की होती है। तो अगर उसकी खुद की कोई संपत्ति है और वो उसका इस्तेमाल उत्पादन प्रक्रिया में करता है, ठीक है, तो उन आगतों पर हुए खर्च को क्या? उनका अनुमानित खर्च, ठीक है, उनका अनुमानित मूल्य क्या किया जाएगा? निहित लागत में लिया जाता है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है। तो मैंने कहा खुद के इमारत का अनुमानित किराया, कि कोई उत्पादक है वह खुद के ही बिल्डिंग में क्या कर रहा है? किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो उस बिल्डिंग का वो किराया खुद को तो देगा नहीं, लेकिन अगर यही बिल्डिंग वो किसी और व्यक्ति को देता, ठीक है, किराए पर, तो उसको रेंट मिलता ना, है ना, किराया मिलता उसको। तो क्या करेगा वो कि इस बिल्डिंग का वो अनुमानित किराया भी उस खर्च में शामिल कर देगा, उस वस्तु की लागत में शामिल करेगा। ठीक है, ऐसे ही है खुद की पूंजी का ब्याज, खुद के श्रम की मजदूरी, यानी जब वो खुद ही काम करे तो खुद को सैलरी तो देगा नहीं, लेकिन फिर भी एक अनुमानित खर्च क्या करेगा? वो उस वस्तु की लागत में शामिल कर देगा। तो हमने क्या पढ़ा? स्पष्ट लागत ऐसे खर्चे जो बाजार की वस्तुओं पर करता है, ठीक है, और निहित लागत क्या है? जो उसकी खुद की संपत्तियां होती हैं उन पर अनुमानित खर्च, ठीक है, उनका अनुमानित मूल्य लिया जाता है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बना देंगे? लागत बना देंगे। ठीक है, तो एक तो ये प्रकार है कि स्पष्ट लागत और निहित लागत। ठीक है, अंतर देख लेते हैं दोनों में। स्पष्ट लागत क्या है? यह बाजार से खरीदे गए आगतों की अवसर लागत है ना, कि बाजार से हम जिन जिन चीज़ों को खरीद रहे हैं उन पर अगर खर्च हुआ तो अब, ठीक है, ओके। अगला क्या है? यह स्वयं के आगतों को प्रयोग करने की अवसर लागत है, कि हमने उत्पादन में खुद की वस्तुओं का इस्तेमाल किया है तो ये उसका अनुमानित खर्च है ना। हाँ, इसे बाजार से खरीदे गए आगतों पर किए गए खर्च के रूप में मापा जाता है। मैंने कहा ना कि जिन वस्तुओं को हम बाजार से खरीद रहे हैं, ठीक है, उत्पादन के लिए, तो ये क्या है? स्पष्ट लागत है। और निहित लागत क्या है? कि इसे स्वयं के आगतों का अनुमानित मूल्य के रूप में मापा जाता है। एक अनुमानित हम मूल्य लेंगे अपनी वस्तुओं का, ठीक है, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उत्पादन की प्रक्रिया में। एग्जाम्पल है अपने पास स्पष्ट लागत में श्रमिकों की मजदूरी, बिजली का बिल,
और भी हो सकते हैं, आप खुद भी सोच के देख सकते हैं। इधर लिखा है मैंने निहित के अंदर खुद की पूंजी, है ना, और खुद की इमारत। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। क्या लिखा, टॉपिक है अपने पास विक्रय लागत, ठीक है, तथा उत्पादन लागत। विक्रय लागत और उत्पादन लागत। तो विक्रय लागत क्या, तो मैंने कहा विक्रय का मतलब होता है बेचना, ठीक है। इसी विक्रय का मतलब मैंने कहा बेचना। तो किसी वस्तु को बेचने में या बिक्री को बढ़ाने में जो भी खर्चे किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, बिक्री लागत कहलाएंगे। ऐसे खर्चे जो बिक्री करने के लिए या बिक्री को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, जैसे विज्ञापन, बिक्री के बाद सेवाएं आदि, ठीक है। आसान है ये। जो बिक्री को बढ़ाने के लिए, सेल करने के लिए जो भी खर्चे किए जाएंगे विक्रय लागत कहलाएगी। दूसरा है उत्पादन लागत है। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि किसी वस्तु को बनाने में जो भी खर्चा आएगा उत्पादन लागत, है ना। ऐसे खर्चे जो किसी वस्तु के एक निश्चित मात्रा के उत्पादन में किया जाए, जैसे बिजली का बिल, कच्चे माल की खरीद आदि, है ना। चलो, और क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, केवल अल्पकालीन लागतें ही हैं, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अल्पकालीन उत्पादन फलन, याद है आपको, जिसमें स्थिर कारक हुआ करता था, परिवर्ती कारक हुआ करता था। तो हमने जब स्थिर कारक का इस्तेमाल किया और परिवर्ती कारकों का इस्तेमाल किया तो उनका हमें खर्च भी तो देना पड़ेगा, है ना। हम कुछ खर्चा भी तो होगा, इस्तेमाल किया तो उनको पैसे भी तो देने पड़ेंगे, है ना। लेबर हम इस्तेमाल कर रहे थे परिवर्ती कारक में, तो वो लेबर को हमें पैसे भी तो देने पड़ेंगे, उनकी मजदूरी भी तो देनी पड़ेगी। तो उन्हीं खर्चों को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। कहा अल्पकालीन लागतें, मैंने कहा अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें कुछ कारक स्थिर होते हैं तथा कुछ परिवर्ती होते हैं, ठीक है। ओके, स्थिर कारक को हमने एक और नाम दिया बंधी या स्थिर लागतें, ठीक है। उदाहरण है इसके अंदर मशीन, बिल्डिंग आदि, ठीक है। तो मैंने कहा बंधी या स्थिर लागतें क्या होती है, तो मैंने कहा ऐसे खर्चे जो उत्पादन के स्थिर कारकों या आगत की खरीद पर खर्च किए जाते हैं, जैसे मशीन की खरीद पर खर्च, बिल्डिंग की खरीद पर खर्च, है ना। तो ये क्या है, हमारे बंधी लागत या फिर स्थिर लागत। और कुछ विशेषताएं हैं। तो मैंने कहा बंधी लागतें उत्पादन के बढ़ने या घटने पर परिवर्तित नहीं होती। उसके जैसा ही है ना, जैसे हमने पढ़ा था कि जो अपना स्थिर कारक था उत्पादन के बढ़ने अथवा घटने पर परिवर्तित नहीं होता था, तो ये भी वैसा ही है। जब वो उनकी संख्या नहीं बढ़ी तो उन पे खर्च भी नहीं बढ़ेगा, है ना। तो कहा कि बंधी लागतें उत्पादन के बढ़ने या घटने पर परिवर्तित नहीं होती। इनकी मात्रा उत्पादन के शून्य होने पर भी कुछ न कुछ अवश्य होती है। हाँ, अगर हमने मशीनें खरीद ली हैं, खर्च तो कर दिया है हमने, है ना, चाहे हम उनका उत्पादन करें किसी वस्तु का उसका इस्तेमाल करके या ना करें, हमने तो खर्च कर दिया है, इसलिए उसकी मात्रा है हमारे पास। कहता है ये उत्पादन के शुरू होने से पहले ही सहन किए जाते हैं। मतलब सही बात है कि अगर आप कोई कंपनी बनाते हो या ठीक है कोई फैक्ट्री बनाते हो तो क्या करोगे, पहले सभी सामान इकट्ठा करोगे तभी तो उत्पादन करोगे। तो पहले आप मशीनों को लगाओगे तभी तो आप उत्पादन करोगे, है ना। तो आप पहले मशीन खरीदोगे तो उत्पादन हुआ नहीं होगा, फिर लोगों को लगाओगे, सारा सामान इकट्ठा करोगे तब जाकर उत्पादन होगा। तो इसलिए कहा कि जो बंधी लागतें होती हैं वो उत्पादन के शुरू होने से पहले ही सहन किए जाते हैं, मतलब पहले खर्च हो जाते हैं ये, ठीक है। एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पर एक टेबल है, कुल बंधी लागत कैसे है। तो मैंने कहा उत्पादन की इकाइयाँ देखो, ये उत्पादन इकाइयाँ बढ़ रही है 0 से लेकर 8 तक, ठीक है। मैंने बढ़ाया ऐसे 1 2 3 4 करते हुए। और कुल बंधी लागत स्थिर है। मैंने कहा एक मशीन पे मेरे को खर्च 10 का आ रहा था, मैंने मान के चला कि ये किराया है कि मैं भाड़े पे वो लेके आता हूँ मशीन और मेरे को एक दिन का उसको 10 रुपये देना पड़ता है। तो मैं उत्पादन करूँ या ना करूँ मेरा 10 रुपये खर्चा होगा। 1 भी करूँ तब भी 10, 0 करूँ तब भी 10, या 8 करूँ तब भी 10, है ना। ये उत्पादन के बढ़ने अथवा घटने पे बढ़ता या घटता नहीं है, स्थिर रहता है। इसलिए इसका नाम क्या है, बंधी लागत या स्थिर लागत। इसका और भी नाम है, जैसे कि मैंने कहा ऊपरी लागतें, ठीक है, या मैंने कहा पूरक लागतें। यहाँ देखो मैंने लिखा था स्थिर लागत या बंधी लागत, पूरक या ऊपरी या अप्रत्यक्ष कारक, इतने सारे नाम हैं इसके। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा हमें। इसका वो बनाएंगे डायग्राम, ये देखो यहाँ पे मैंने TFC बोले तो कुल बंधी लागत लिया है इधर, ठीक है।
नीचे उत्पादन की इकाइयाँ, उत्पादन की इकाइयों में वृद्धि हो रही है, लेकिन अपना जो कुल बंदी लागत है वो स्थिर है ना, इसलिए एक सीधी रेखा है एक्स के समांतर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने पास परिवर्ती लागतें। क्या है परिवर्ती लागतें? तो ऐसे खर्चे जो उत्पादन के परिवर्ती आगतों की खरीद पर किए जाते हैं, जैसे कच्चे माल की खरीद, अस्थायी मजदूर की मजदूरी, बिजली का बिल आदि, है ना। अस्थायी मजदूर कैसे होते हैं? तो जिनको हम सैलरी नहीं देते। मैंने कहा कि दिहाड़ी वाले मजदूर, कि जिनसे अगर हम काम करवाएंगे तभी पैसे देंगे। और जो स्थायी मजदूर होते हैं उनको हम सैलरी देते हैं, है ना, उनको वेतन देते हैं महीने के लास्ट में। तो वो उनसे हम काम करवाएं या ना करवाएं तो हमें सैलरी देनी ही पड़ेगी। लेकिन ये जो होते हैं अपने अस्थायी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, इनको हम जब काम करवाते हैं तभी इनको पैसे देते हैं, अदरवाइज़ नहीं देते। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये परिवर्ती लागत है। तो उत्पादन होगा तो खर्चा बढ़ेगा, और उत्पादन नहीं होगा तो खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो और देखते इसकी विशेषता क्या है। तो मैंने कहा ये उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ते हैं तथा उत्पादन के घटने पर घटते हैं। कौन? परिवर्ती लागतें। ये उत्पादन के शून्य होने पर शून्य होते हैं, अगर उत्पादन नहीं होगा तो ये खर्चा भी नहीं होगा। और ये उत्पादन के शुरू होने पर सहन किए जाते हैं, और जब उत्पादन करेंगे तभी खर्च होगा, परिवर्ती लागत, है ना। ये देखो, उत्पादन 0, कोई खर्चा नहीं। उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता गया परिवर्ती लागत भी बढ़ता गया। तो ये रस का डायग्राम, ये देखो, उत्पादन की इकाई बढ़ती जा रही है और ये ऐसे बढ़ता गया। TVC बोले तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्ती लागत। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब क्या है इन दोनों में अंतर? किसमें? स्थिर लागत बोले तो फिक्स्ड कॉस्ट, और परिवर्ती लागत वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने कहा स्थिर लागत कहते हैं ये उत्पादन में स्थिर कारकों की लागत है, कि उत्पादन प्रक्रिया में हमने जो भी स्थिर कारक इस्तेमाल किए हैं ना, तो ये उनकी लागतें हैं। ये क्या है? ये उत्पादन में परिवर्ती कारकों की लागत है। उत्पादन प्रक्रिया में हमने जो भी परिवर्ती कारक इस्तेमाल किया ये उन पर किया गया खर्च है। ये उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तित नहीं होते। उत्पादन बढ़े या घटे ये क्या रहेंगे? हमेशा स्थिर रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये क्या है? परिवर्ती लागत। तो ये उत्पादन में परिवर्तन से परिवर्तित होते हैं, मतलब उत्पादन में वृद्धि होगी तो ये भी बढ़ जाएंगे, तथा उत्पादन में कमी होगी तो ये भी कम हो जाएंगे। कौन? परिवर्ती लागत। उत्पादन के शून्य होने पर ये शून्य नहीं होते। मैंने कहा था ना कि अगर मशीन वगैरह की खर्चा हो चुका हो तो चाहे उत्पादन करे या ना करे, है ना। एग्जाम्पल लिया था मैंने कि अगर एक मशीन हम भाड़े पर लाते हैं, ठीक है, कैसा है ये? हमारे लिए बंदी लागत। तो अगर हम उत्पादन करें या ना करें हमें वो भाड़ा देना पड़ेगा, किराया या रेंट देना पड़ेगा। इसलिए ये उत्पादन के शून्य होने पर भी शून्य नहीं होते। लेकिन जो परिवर्ती लागत है ये उत्पादन के शून्य होने पर शून्य होते हैं। ये उत्पादन के शुरू होने से पहले ही सहन किए जाते हैं, जबकि परिवर्ती लागत क्या है? ये उत्पादन के शुरू होने पर सहन किए जाते हैं। यानी जब हम उत्पादन करते हैं तब ये सहन किया जाता है, और ये उत्पादन शुरू होने से पहले ही सहन किया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली ये अंतर वगैरह आपसे पूछ लिए जाते हैं 3 से 4 नंबरों में, तो आप याद करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और इससे ये स्थिर लागत और परिवर्ती लागत आपको ज़्यादा आसान से समझ में आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास कुल परिवर्ती लागत का व्यवहार। ठीक है, हो सकता है कि मैं वीडियो में जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कुछ, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि कुछ कम समझ में आ रहा हो। तो हो सकता है इसके लिए आप क्या करें कि आप वीडियो को पॉज और रिवाइंड करके देखें दोबारा से। ठीक है, जहाँ भी आपको थोड़ा लगे कि समझने की ज़रूरत है तो उस वीडियो को वहाँ से दोबारा प्ले करके देखें, समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, उतनी भी मुश्किल नहीं है ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कुल परिवर्ती लागत का व्यवहार, कि कुल परिवर्ती लागत कैसे काम करता है। ठीक है, बढ़ता है कि घटता है कि कैसे काम करता है। तो कहते हैं आरंभ में कुल परिवर्ती लागत घटती दर पर बढ़ता है, मतलब कि बढ़ेगा तो, लेकिन घट घट कर बढ़ेगा। उनकी जो बढ़ने की रफ्तार होगी वो कम घटती दर पर होगी। कैसे? देखते हैं। इसका अर्थ है कि हम जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते हैं, ठीक है, तो आरंभ में कुल परिवर्ती लागत घटती दर पर बढ़ती है। ऐसा कारक के बढ़ते प्रतिफल के कारण होता है। इस स्थिति में परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ता जाता है।
आप पिछले चैप्टर को याद कीजिए, हमने जो 7वां चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने परिवर्ती कारक का जो हमने नियम पढ़ा था, परिवर्ती अनुपातों का नियम है ना, जिसमें क्या होता था कि आरंभ में सीमांत उत्पाद बढ़ता था फिर घटता था, याद है। तो मैंने कहा ये वही रीज़न है। क्या होता है कि नॉर्मली जब कोई उत्पादक कम मात्रा में वस्तु का उत्पादन करता है तो उसको अधिक खर्चा पड़ता है, ठीक है। मैंने कहा अगर एक मशीन है, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में कहा था कि 10 रुपये हमें क्या रेंट देना पड़ रहा था मशीन का, ठीक है। कोई वस्तु बनाया नहीं बनाया वो 10 का खर्चा वैसे ही चला जाएगा, ठीक है। मैंने कहा एक वस्तु बनाया तो टोटल खर्चा कितना, एक वस्तु को बनाने में, तो आप क्या दोगे 10 रुपये, उस मशीन वाला मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मैंने 2 वस्तुएं बना ली, अब कितना खर्चा हो रहा है एक वस्तु को बनाने में, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, ठीक है। क्या हो गया, एक वस्तु को बनाने में 5 का खर्चा आ रहा है। मैंने कहा मैंने 5 वस्तुएं बना दी तो 10 को 5 से डिवाइड किया 2, तो मतलब एक वस्तु को बनाने में 2 का खर्चा आ रहा है। तो आपने नोटिस किया कि हम जैसे जैसे उत्पादन को बढ़ा रहे हैं हमारा लागत या हमारा खर्चा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। सेम चीज़ वैसे यही चीज़ मैं को समझाना चाहता था। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ कि परिवर्ती कारक के नियम में क्या हुआ करता था कि पहले सीमांत उत्पाद बढ़ता था तो उसकी वजह से क्या होता है, अपना जो कुल परिवर्ती लागत है घटती दर पर बढ़ता है ना। इसका अर्थ है कि हम जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करते जाते हैं तो आरंभ में कुल परिवर्ती लागत घटती दर पर बढ़ती है। ऐसा कारक के बढ़ते प्रतिफल के कारण होता है। इस स्थिति में परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, कहते हैं अंततः कुल परिवर्ती लागत बढ़ती दर पर बढ़ता है। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एक स्थिति के बाद जो सीमांत उत्पाद हुआ करता था वो घटने लगता था, है ना। अब जब उत्पादन घटेगा तो लागत बढ़ेगी, ये वही चीज़ है, वही स्थिति है। इसका अर्थ है कि एक स्थिति के बाद जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो कुल परिवर्ती लागत बढ़ती दर पर बढ़ता है। ऐसा घटते प्रतिफल के कारण होता है। मैंने कहा ना कि उत्पादन घटेगा तो लागत बढ़ेगी, तो यही हो रहा है। इस स्थिति में परिवर्ती कारक का सीमांत उत्पाद घटता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं ये उल्टा रिलेशन चल रहा है, उत्पादन और लागत में उल्टा रिलेशन है। उत्पादन बढ़ता है तो ये घटेगा अपना लागत, और लागत घटेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बनाया इनका ग्राफ, ये देखो यहाँ पे बंदी परिवर्ती तथा कुल लागत में व्यवहार, उत्पादन की इकाई बढ़ाई, ये देखो बंदी लागत स्थिर है सभी जगह पर, ओके। परिवर्ती लागत स्टार्टिंग में देखो 0 से 10 बढ़ाया मैंने, फिर 10 से 8 बढ़ा तो रहा हूँ लेकिन घटा के बढ़ा, देखो 8 बढ़ाया, फिर मैंने 6 बढ़ाया, है ना। देखो अंतर देखो इन दोनों के बीच। फिर यहाँ पर देखो 4 का गैप है, फिर यहाँ पे 4, फिर अब देखो यहाँ से बढ़ना चालू, 4 से 6 है, फिर 6 से 8, फिर 8 से 10, है ना। तो पहले ये घटती दर पे मतलब घट के बढ़ रहा था, उसके बाद क्या हुआ एक टाइम के बाद फिर वो बढ़ के बढ़ने लगा, ठीक है। परिवर्ती लागत कुल लागत, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे, कुल लागत बंदी लागत जमा परिवर्ती लागत कुल लागत, ठीक है। इनका ग्राफ बनाएंगे, ये देखो बंदी लागत स्थिर है 10 फिक्स, परिवर्ती लागत ये 0 से स्टार्ट हुआ, उत्पादन 0 तो ये भी 0, उत्पादन बढ़ता है ये भी बढ़ता गया। इन दोनों को मिला के ये हमने टेबल बनाया, इसका हमने जब कुल लागत को दर्शाया तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। इन दोनों बिल्कुल सेम टू सेम गैप है, ये गैप क्या दर्शाता है, कुल बंदी लागत के गैप को दर्शाता है। इसमें जो समांतर हम देख रहे हैं ना कि इनमें बिल्कुल एक सेम गैप है, बिल्कुल, है ना, दूरी क्यों है, क्योंकि इनमें क्या कहते हैं बंदी लागत का अंतर है, क्योंकि कुल लागत के अंदर बंदी लागत और परिवर्ती लागत दोनों शामिल होती हैं, इसलिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है अपने पास बंदी लागत तथा परिवर्ती लागत तथा कुल लागत के व्यवहार की व्याख्या, ठीक है। क्यों कैसे है, आसान है, सिंपल है, ध्यान दो। कहता है कुल लागत, ओके, कुल परिवर्ती लागत तथा कुल बंदी लागत का जोड़ है। यानी कि टीसी के अंदर क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कुल लागत टोटल सभी खर्चे में क्या रहेंगे, तो सभी परिवर्ती खर्चे और सभी बंदी खर्चे, कुल लागत, और कुल लागत क्या है, कुल परिवर्ती लागत जमा कुल बंदी लागत और कुल परिवर्ती लागत का जोड़ क्या है, कुल लागत, ठीक है। ये लिखा मैंने यहाँ पर कि टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। क्या कहता है, उत्पादन में वृद्धि के साथ
कुल लागत में भी वृद्धि होती है, ठीक है। उत्पादन के शून्य होने पर भी कुल लागत की कुछ मात्रा होती है, और ये जो मात्रा क्या दर्शाती है, बंदी लागत को दर्शाती है, ठीक है। उत्पादन के सभी स्तर पर समान रहती है, कौन, बंदी लागत, जबकि परिवर्ती लागत आरंभ में घटती दर से बढ़ती है तथा एक स्थिति के बाद बढ़ती दर से बढ़ती है। किसके कारण, परिवर्ती अनुपातों के नियम के कारण। चलो ठीक है, किसी को समझ में ना आए तो पिछला चैप्टर जाके देख सकता है, 7वां चैप्टर परिवर्ती अनुपातों का नियम, तो वहाँ से याद आ जाएगा वो नियम की क्या है उसके अंदर बातें। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला है औसत लागत AC। औसत मतलब क्या होता है, औसत का मतलब औसत होता है ना। यहाँ पर क्या है, अब देखो कहता है औसत लागत क्या, तो यह उत्पादन की प्रति इकाई लागत को बताता है कि एक वस्तु को बनाने में टोटल कितना खर्चा हुआ है। कौन बताएगा, औसत लागत। अर्थात देखो मैंने कहा, अर्थात एक वस्तु को बनाने में कितनी लागत प्रयोग की गई है ये बताता है, कौन, औसत लागत। जिससे इसको निकालेंगे कैसे, जिसे कुल लागत को कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। AC मैंने कहा औसत लागत, TC क्या, कुल लागत को, कुल लागत को भाग कर देंगे उत्पादन की इकाइयों से, आ जाएगा औसत लागत, ठीक है। अब कहते हैं कि औसत लागत के बंधे तथा परिवर्ती घटक, यानी कि औसत लागत के अंदर औसत परिवर्ती लागत और औसत बंदी लागत होता है, ठीक है। अब जैसे कि कुल लागत के अंदर हुआ करता था कुल परिवर्ती लागत और कुल बंदी लागत, उसी तरीके से औसत लागत के अंदर कौन कौन होते हैं, तो क्या कहते हैं, औसत बंदी लागत और औसत परिवर्ती लागत, यानी कि सभी के औसत रूप। औसत बंदी लागत क्या है, तो कहता है ये उत्पादन की प्रति इकाई बंधी लागत है, अर्थात एक वस्तु को बनाने में कितनी बंधी लागतों का प्रयोग हुआ है ये बताता है। कैसे निकालेंगे, AFC बोले तो औसत बंदी लागत की कुल बंदी लागत को उत्पादन की कुल इकाइयों से भाग दे दो, आ जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या है, कहता है औसत बंदी लागत वक्र, यानी औसत बंदी मतलब कि TFC वक्र जो हम बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के आकार का होता है, जिसमें बने सभी आयतों का क्षेत्रफल एक समान होता है, जो कुल बंदी लागत को दर्शाता है, जो उत्पादन के सभी स्तरों पर समान रहती है। ये देखो उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ाई, कुल बंदी लागत स्थिर है, और इसका औसत निकाल लेंगे, इसको इससे भाग दे के निकालते गए, ठीक है। 10 को 1 से भाग दिया 10, 10 को 2 से भाग दिया 5, 10 को 3 से भाग दिया 3.3, 10 को 4 से 2.5, है ना। इसी तरीके से ये निकाल लिए, और इसकी मदद से और इसकी मदद से ये ग्राफ बनाया। ये शेप थोड़ा ऐसे है, नीचे की ओर आता है, वो आपकी बुक में देखोगे तो थोड़ा सही से दिखाएगा, यहाँ पे मेरे को थोड़ा ड्रॉ करने में दिक्कत हुआ है, खैर क्या ही कर सकते हैं। तो ये जो इस तरीके का शेप है, क्या कहते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों कहा, क्योंकि मैंने कहा इसके किसी भी पॉइंट से अगर हम एक आयत बनाएंगे, मैंने कहा कि अगर ये एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको आयत का क्षेत्रफल याद है, लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने कहा ये इसकी चौड़ाई है 2 और लंबाई कितनी है यहाँ पर, कौन सा पॉइंट है, ये दूसरा, यानी कि दूसरी इकाई पर ये 5 है। तो देखो 2 की गुणा 5 से करेंगे 10 आएगा, इसका क्षेत्रफल 10, ठीक है। इस वाले का देखो 2 इधर है और 5 इधर है, 2 इंटू 5 ये भी 10 है, ठीक है। क्या बताया इसने कि सभी, यानी इस हाइपरबोला वक्र के अंदर जितने भी हम पॉइंट से ना, किसी भी पॉइंट से हम कोई आयत बनाए, ठीक है, 4 पॉइंटों को मिला के, मैंने कहा यहाँ पे एक पॉइंट लिया ये वाला, ऐसे इनको मिलाया और इसका क्षेत्रफल निकालूंगा ना, तो जितने भी आयत होंगे उन सभी का क्षेत्रफल एक जैसा होगा। क्या दर्शाता है, कुल बंदी लागत को दर्शाता है, ठीक है, कुल बंदी लागत को दर्शाता है। देखो कि मैंने यहाँ पे 5 था और 5 को 2 से गुणा किया 10 आया, किसके बराबर है, इसके, ये 5 है ये 2 है, 10, इन दोनों गुणा किया 10 है, किसके बराबर, इसके गुणा है ना। क्या दर्शाए, बंदी लागत को दर्शाता है, कुल बंदी लागत को दर्शाता है। चलो तो AFC वक्र कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कुल बंदी लागत को दर्शाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। औसत परिवर्ती लागत, औसत परिवर्ती लागत यह उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्ती लागत को बताती है कि एक वस्तु को बनाने में परिवर्ती लागत कितनी खर्च की गई है, ठीक है। कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला, ये देखो औसत परिवर्ती लागत बोले तो
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मैंने कहा टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी, कि कुल परिवर्ती लागत को अगर उत्पादन की इकाइयों से भाग दे तो ये आ जाता है फिर। ठीक है, ये इसका टेबल है। उत्पादन में वृद्धि करी, कुल परिवर्ती लागत पहले क्या होता है मैंने कहा पहले घटती दर से बढ़ता है फिर बढ़ती दर से बढ़ता है। इसका औसत निकालेंगे, इससे डिवाइड करके ये रहा। ये किस शेप का होगा, ये यू शेप का होता है कहते हैं। और ABC कैसा होता है, तो यू शेप का। कैसे, ये देखो थोड़ा नीचे गया फिर ऊपर आने लगता है। इसको और हम इसको और नीचे तक लेके जाते हैं तो ये ऊपर बढ़ने लगता है। ठीक है, यू के शेप का। ये देखो मैं लिखा है ABC वक्र यू आकार का होता है, जिसमें ABC पहले घटता है फिर बढ़ता है। ऐसा परिवर्ती नियम के अनुसार होता है, क्योंकि परिवर्ती नियम के अनुसार क्या होता था, सीमांत उत्पाद पहले बढ़ता है और फिर घटता है। जब उत्पादन बढ़ेगा तो लागत घटेगी, तो स्टार्टिंग में लागत घट रही है, हम देख पा रहे हैं नीचे की ओर जा रहा है। और जब उत्पादन घटता था तो लागत बढ़ती थी, ये लागत फिर बाद में बढ़ने चालू हो जाएगी। आसान है, एक एक बात रिपीट हो रही है, ध्यान देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रही है। आगे देखते हैं, अगला है औसत लागत, औसत बंदी लागत तथा औसत परिवर्ती लागत का जोड़ है। तो ये भी तो आसान बात है। ये क्या कौन सी अलग बात कह रहा है कि AC बराबर होता है AFC प्लस ABC। अब इसको ग्राफ के माध्यम से समझाया। ये उत्पादन की इकाइयाँ AC AFC ABC, ठीक है, तीन लिए, तीनों को ही ग्राफ में दर्शाया। अब कहा कि AC वक्र AFC वक्र तथा ABC वक्र का ऊर्ध्वाधर जोड़, मतलब ऐसे खड़ी लाइन में जोड़ है। मैंने कहा ये जो AC है, AC का ये वाला पॉइंट है ना, तो ये AFC और ये ABC का जो पॉइंट हो, इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इसके बराबर ही आएगा। सही बात है। मैंने कहा ये वाला पॉइंट देखो, ठीक है, यहाँ पर भी मैच हो जाएगा। मैंने कहा ये कितना है, तो ये 10 है। यहाँ से चेक कर लो, 10 ही है ना पहली इकाई पर, दोनों ही 10-10 है। और ये 20 है, तो 10 को जोड़ेंगे 10-10 20, तो ये इसके बराबर 20। समझ रहा, वही चीज़ है, आसान है। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिख के दर्शाया है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, थक गया मैं, खैर बोलते बोलते। आगे देखते क्या है, सीमांत लागत। देखो अब सीमांत लागत भी आ गया। हमने सीमांत उत्पाद पढ़ा था, अभी सीमांत लागत। ये बिल्कुल साफ साफ रिजल्ट दिखाता है, देखो ध्यान से। सीमांत लागत क्या है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है सीमांत लागत कहलाता है। यानी एक अतिरिक्त इकाई का जब हमने उत्पादन किया तो कुछ खर्चा हुआ होगा, तो वो खर्चा क्या कहलाएगा, सीमांत लागत कहलाएगा, है ना। कैसे निकालते थे याद है, जैसे हम निकालते थे TP TU, है ना, टी क्या कहते हैं, TP से हम निकालते थे MP, है ना, और TU से हम निकालते थे MU। वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। देखो बस इसमें थोड़ा सा एक और चेंजेस है, ये वाला ऐसे सेम है ना। देखो कि डेल्टा चेंज है, टोटल में जितना चेंज आया, क्वांटिटी में कितना चेंज है, डिवाइड कर तो MC आ जाएगा, इकाइयों से माइनस करके अंतर से, है ना, कि कितना चेंज आ रहा है उससे। चलो अब इसको मैंने टेबल के फॉर्म में दर्शाया है। देखो ये रहा अपना जो MC वक्र होता है, ये भी U आकार का होता है। तो कितने वक्र हैं जो U आकार के होते हैं, मैंने कहा MC ABC और AC वक्र भी, ठीक है। AFC क्या सा होता है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। और मैंने कहा TFC क्या सा होता है, तो ये एक स्थिर लाइन होती है, सीधी लाइन बिल्कुल, है ना, जो X एक्सिस के समांतर होती है। और कुल परिवर्ती लागत कैसी होती है बोले तो मैंने कहा ये पहले ये S के शेप का होता है, उल्टे S के शेप का, क्योंकि ये स्टार्टिंग में कैसा होता है, घटती दर पे बढ़ता है फिर बढ़ती दर पे बढ़ता है ना, स्पीड से ऊपर जाने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं उल्टे S के आकार का। आप देखोगे ना तो उल्टे S जैसा दिखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, और क्या बच गया है, ये सीमांत लागत का व्यवहार। मैंने कहा सीमांत लागत शुरू में बढ़ते प्रतिफल के कारण घटता है तथा एक स्थिति के बाद घटते प्रतिफल के कारण बढ़ने लगता है, जिसके कारण MC वक्र U आकार का होता है ना। क्योंकि ये बंदी लागत परिवर्तित नहीं होती, इसलिए सीमांत लागत केवल परिवर्तित लागत में ही परिवर्तन को ही बताती है। क्या कह रहे हैं कि जो नॉर्मली अब TC है, मैंने कहा कुल लागत है। कुल लागत के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कुल बंदी लागत होती है, ओके, फिर आपको कुल परिवर्तित लागत होती है। कुल तो हम जब MC निकालते तो MC तो परिवर्तन बताता है ना, कि एक इकाई का जब हमने उत्पादन किया तो
लागत में कितना परिवर्तन आया कुल लागत में। तो और ये जो परिवर्तन आया होगा किसकी वजह से आया होगा, तो आप कहोगे परिवर्ती लागतों की वजह से, है ना। कुल लागत में जो परिवर्तन आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, तो परिवर्ती लागतों की वजह से। तो यही तो कह रहा है ये कि बंदी लागत परिवर्तित नहीं होती है, इसलिए सीमांत लागत केवल क्या है, परिवर्ती लागत में हुए परिवर्तनों को ही बताती है। सीमांत लागत केवल परिवर्ती लागत है, अर्थात परिवर्ती लागत सीमांत लागत का कुल जोड़ है। ऐसे कि अगर हम टोटल क्या करते हैं, सीमांत लागत ले लें, किसके बराबर होगा, कुल परिवर्ती लागतों के बराबर होगा। ठीक है। एमसी का आकलन, मैंने कहा एमसी को हम निकाल सकते हैं टीसी से भी और टीवीसी से भी। ठीक है। इसमें किसका परिवर्तन होगा, तो इसका ही परिवर्तन। अगर ये बढ़ रहा होगा किसकी वजह से बढ़ रहा होगा, है ना, तो टीवीसी की वजह से। इसलिए अब ये टीवीसी इसके अंदर भी है और डायरेक्ट टीवीसी दे रखा है तो फिर भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला देख लो यहाँ पर, ये सिद्ध करने के लिए भी आ जाता है 2 नंबरों में। ठीक है, कि कैसे हम टीसी से एमसी निकाल सकते हैं और क्या कहते हैं इसको, टीवीसी से एमसी निकाल सकते हैं। तो ज़रा इस चीज़ को समझो। कहा कि ये MCN है अपने पास, मतलब सीमांत लागत। ठीक है, सीमांत लागत को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो मैंने कहा इस चीज़ को, ये जो TCN है यानी कि कुल लागत है ना, कुल लागत। ओके, तो कुल लागत तो कुल बंदी लागत और कुल परिवर्ती लागत। ठीक है, ये माइनस का साइन ऐसे ही। इस वाले के अंदर भी कुल बंदी लागत कुल परिवर्ती लागत। ठीक है। ओके, ये दोनों नीचे ऐसे उतारे, ये माइनस अब ब्रैकेट के अंदर जाएगा, ये माइनस और ये वाला भी माइनस। ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना, मैंने ये क्यों काट दिए हैं। तुम कहोगे TFCN और TFCN-1 कैसे कट गया। अब दोनों ही क्या है, ये बंदी लागत है ना, TFC और TFCN-1 है ना, दोनों बंदी लागत है। तो हमें पता है कि TFC कुल बंदी लागत क्या होती है, उत्पादन के सभी स्तरों पर एक जैसी होती है। तो अगर ये एक है मतलब दोनों ही बराबर है ना, दोनों चीज़ें बराबर, TFCN और TFCN-1, और एक प्लस का है और एक माइनस का है तो कट नहीं जाएंगे, इसलिए काट दिया। तो फाइनल क्या बचा, TVCN माइनस TVCN-1। ये प्रूफ कर दिया हमने कि भाई MC को हम TVC से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब मेन टॉपिक है अपने पास औसत लागत, कुल लागत और सीमांत लागत में संबंध। ठीक है, आ जाता है हमसे हमारे पास नॉर्मली 3, 4, इवन 5 नंबरों में भी। चलो क्या है, आसान है। एक टेबल बनाना है समय पहले, जब भी अगर ये संबंध पूछता है हमसे, जिनमें हमारे पास कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। बनाने का तरीका क्या रहेगा, आप यहाँ से स्टार्ट करो सीमांत लागत से। ठीक है, पहली इकाई खाली, 0 पे कुछ, बस सीमांत लागत कुछ नहीं। उसके बाद मैंने कहा 10, 8, 6, 4, 4, क्यों, ताकि ये पहले घटते हुए नीचे की ओर जाए, अपना ये सीमांत लागत ऐसे नीचे की ओर जाए। ठीक है। ओके, अब फिर स्थिर किया, अब फिर बढ़ाना चालू, फिर एकदम तेज़ी से बढ़ाया ताकि थोड़ा ऊपर तक पहुंच जाए, यू के जैसे दिखे। कैसे, ये देखो थोड़ा यू शेप दिख रहा है ना, लेटा हुआ लेकिन यू टाइप का दिख रहा है। यानी पहले नीचे आ जाएगा फिर ऊपर जाएगा। और फिर सीमांत लागत निकाल लिया, सीमांत से हम टोटल निकाल सकते हैं, है ना। मान लिया कि अगर क्या कहते हैं, कुल लागत अगर 10 थी पहले 0 इकाई पर, तो ये किस लागत को दर्शा रही होगी, बंदी लागत को, है ना, कि 10 होगा इस तरीके से। अब बाकी यही जोड़ा पड़ा है सब में, देखो 10 के अंदर ये पूरे में 10 तो है, अब बाकी ये जोड़ा हुआ है, जोड़ते हुए जाएंगे तो ये इनका ही अंदर दिखेगा हमें। खैर, औसत निकाल लिया, फिर आराम से निकाल सकते हो औसत। ठीक है, तो पहले किसको दर्शाया मैंने, औसत लागत तथा सीमांत लागत को दर्शाया, औसत और सीमांत लागत को दर्शाया। तो देखो क्या कहता है, कहता है MC जब कम है AC से, ये MC वक्र नीचे है मतलब कम है, AC वक्र ऊपर है मतलब ज़्यादा है। तो क्या होता है, AC घट रहा है तो देखो AC नीचे की ओर जा रहा है ना, बस पहला संबंध। दूसरा कहता है MC जब अधिक है AC से तो AC बढ़ता है, यहाँ देखो MC ज़्यादा है ना, ऊपर है, और AC नीचे है मतलब कम है, तो AC क्या है, AC भी ऊपर की ओर चालू हो गया। देखो है ना, यहाँ तक तो नीचे आ रहा है लेकिन अब यहाँ से ऊपर जाना चालू हो गया है। आगे क्या है, जब MC बराबर AC तो AC न्यूनतम होता है। यहाँ देखो ध्यान से, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर बराबर है, तो अपना जो AC है ना,
सबसे कम यहीं पर है, उसके बाद वो बढ़ना चालू हो जाता है। तो इसलिए क्या कि न्यूनतम होता है जब ये दोनों बराबर होते हैं। रिलेशन पूरा हुआ, आसान है। चलो अब देखो, मैंने कहा कि MC और AC का, ठीक है, क्या है कि जो संबंध MC और AC का है वही संबंध MC और ABC का है, ठीक है, वो उनमें भी यही सेम संबंध है। थोड़ा ग्राफ थोड़ा अलग सा बनता है, लाइक थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा सा बनेगा, लेकिन रिलेशन सेम है। आप अपने बुक में पढ़ के देखना। खैर, अगला है और लास्ट टॉपिक ही है, मैंने कहा कुल लागत तथा सीमांत लागत में संबंध। वही टेबल है पहले वाला ही, इसके आधार पर ही मैंने ये कुल लागत लिया और सीमांत लागत लिया और इनको बनाया यहाँ पर इस चित्र के अंदर, इस ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब रिलेशन देख लो, MC घटता है तो TC घटती दर से बढ़ता है, ये MC घट रहा है, TC अपना घटती हुई दर से बढ़ रहा है, मतलब ये ऐसे नीचे की तरफ जाते हुए थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है ना, धीरे धीरे करके। देखो हमने यहाँ देखा था, पहले यहाँ कितना बढ़ा, 10 बढ़ा, फिर यहाँ 8 बढ़ा, फिर 6, है ना, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन घट के बढ़ रहा है, इसलिए हमने घटती दर पे बढ़ रहा है। कब? जब MC घट रहा होता है। जब MC बढ़ता है तो TC बढ़ती दर से बढ़ता है। अब देखो यहाँ के बाद MC ऊपर जाना चालू हो गया, मतलब बढ़ना चालू हो गया, तो ये भी एकदम से तेज़ी से ऊपर जाना चालू हो गया, देख रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है, कहते हैं जब MC न्यूनतम है तो TC का घटती दर पे बढ़ना रुक जाता है। ये देखो MC न्यूनतम है, मतलब सबसे कम वाला पॉइंट यही है, ये वाला भी, लेकिन इसके बाद अब ये बढ़ना चालू हो जाएगा, इसलिए सबसे कम ये वाला, ठीक है, न्यूनतम है। और यहाँ देखो, यहाँ सीधा में तेज़ी से भागना चालू हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसके बाद ये क्या करता है, घटती दर से बढ़ना बंद हो जाता है और बढ़ती दर से क्या कहते हैं, बढ़ना चालू करता है यहाँ से, ठीक है। चलो तो ये हो गए 3 रिलेशन। और चौथा रिलेशन क्या लिख दिया कि MC को 2 क्रमागत TC से ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास 2 इकाइयों की लगातार 2 इकाइयों का वो दे रखा हो, ठीक है, TC की 2 इकाइयाँ दे रखी हो, तो उनसे माइनस करके उनके अंदर से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं MC, ठीक है। यही रिलेशन था और यही चैप्टर एंड था करता हूँ मैं, ठीक है। और मैं थक गया हूँ फ़िलहाल के लिए, बोलते बोलते लगातार नॉन स्टॉप बोला है मैंने, बीच में कोई भी कट नहीं किया है। और ये 37 मिनट हो चुके हैं, बताओ, वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए मेरे को। तो खैर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो में अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको क्या कहते हैं दोबारा से प्ले करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ओके, ख्याल रखिए अपना।